वो तकने दे अच्छा खासा। ठीक है भाई, चैप्टर की मैप में सबसे पहली काम की चीज ऑब्वियसली द इंट्रो। और इस इंट्रो के अंदर तुम लोग क्या क्या पढ़ोगे वो ध्यान से देख लो। इस इंट्रो में तुम सभी लोग सबसे पहले पढ़ोगे एक चीज जिसका नाम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद में पढ़ेंगे सभी लोग इंडक्शन किसे कहते हैं। इंडक्शन के बाद में अगला पॉइंट, इसमें दो नियम आए हैं और दो नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है फैराडे, माइकल फैराडे। ठीक है, तो फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। भाई ने दो नियम दिए, दुनिया पलट दी। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, दो नियम से यही इससे हम लोग आज करंट बना पा रहे हैं। कुछ लोग जन्मे ही इसलिए थे इस दुनिया को विकसित करने के लिए। फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन के बाद में इसी के अंदर आएगा एक लेंज लॉ। ठीक है, ये तुम्हें चार नियम इंट्रो के अंदर पढ़ने हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके बाद में तुम कुछ छोटी सीमा के लिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ोगे, दैट इज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, इसको पढ़ने का बेसिक रीजन ये कि इसमें न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं कभी कभार। टॉपिक छोटा है लेकिन कुछ दो तीन पॉइंट और होंगे इसके अंदर, डायरेक्टली फॉर्मूले सही बता दूंगा। फिर सभी लोग तीसरा पॉइंट ध्यान सुने। इसी पॉइंट में तुम लोग दोबारा से उठाओगे इंडक्शन। हमारे पास में दो टाइप के इंडक्शन होते हैं, एक तो सेल्फ इंडक्शन और दूसरा इसके अंदर निकल के आएगा दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में बेसिकली दो टाइप की स्टडी, दो टाइप की स्टडी। तो सबसे पहली स्टडी है कि आखिर ये सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, और दूसरी बात में इसकी डेरिवेशन इंक्लूडिंग सोलेनॉइड। इसमें सोलेनॉइड की एंट्री करवानी है, इंडक्शन में सोलेनॉइड एंट्री कर जाए काफी अच्छा खासा। फिर दोबारा से म्यूचुअल इंडक्शन आखिर होता क्या है और इसमें फिर सोलेनॉइड की डेरिवेशन निकल के आती है, वो ध्यान से देखो। पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि चैप्टर नंबर 6 से 7, 7 से 8, 8 से 14, 12, 13 सब कनेक्ट होंगे। मतलब इसके बिना तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, जैसे कि बहुत सिंपल बात है कि डी एंड एफ लोग पढ़े बिना हम लोग सीएफटी वीवीटी उन सबकी स्टडी कर ही नहीं सकते, वो तो हम लोगों ने कर ली, अलग बात है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल है और जिस जगह पे एक एरो फालतू दिख रहा है ना, उसका एक लॉजिक है। ये डिपेंड करेगा मैं इसको तुम्हें पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड रहता हूँ कि नहीं इस चैप्टर में, क्योंकि अगली में तो कंफर्म, अगले चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास में पांचवा पॉइंट है एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट में काफी अच्छा सूट करेगा, इसे शायद वहीं पे पढ़ेंगे, लेकिन लिख दो। मतलब हो सकता है कि तुम लोगों को चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाए स्कूल में या फिर 7 में पढ़ाया जाए, इसे लिख दिया है। मुझे जहाँ तक पता है कि मैं तुम्हें बस इंडक्शन तक ही लेके जाऊंगा, मैं इसको उसी में ही ऐड करूंगा। लेकिन एक रीजन बहुत साफ है कि हाँ आइडिया होना चाहिए, हमने 6वें चैप्टर में सुना तक नहीं है, वो नहीं हो। तो बस चैप्टर का मैप लगभग इतना है, लेकिन काफी अच्छा खुलेगा, बेहतरीन खुलेगा। तुम इन चीजों को पहली बार जानोगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास 3 डिवाइस अब तक आ चुके हैं, नहीं 2 आ चुके हैं। रजिस्टर जानते हो सभी लोग, वो भी जानते हैं, कैपेसिटर। अब एक और आएगा इंडक्टर। 3 डिवाइस पूरी की पूरी फिजिक्स को मेंटेन करके रखे हैं अभी तक। एक चौथा और आएगा अभी, डायोड। बेहतरीन डिवाइस में से एक है डायोड एट द एंड। ठीक है, वो ध्यान से देख लेना। अगर तक आया नहीं है, ठीक है भाई, चैप्टर का मैप लेके पहले मैं सारी कहानियां समझने से एकदम सेट रखो। वैसे कितनों ने 11th में कभी सिलेबस ही पूरा नहीं करा, किसी ने करा 11th सिलेबस पूरा करा, फिजिक्स पूरी पढ़ी है, मैथ पूरी पढ़ी है और केमिस्ट्री पूरी पढ़ी है। केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, शायद किसी ने पूरी नहीं करी होगी। केमिस्ट्री एंड में आते आते पेपरों तक बस पार लगा गए होंगे, ठीक है पेपर पास निकल जाए बस कैसे भी करके, पूरी नहीं करी होगी जाता है। फिजिक्स भी मोस्टली लोग नहीं करते हैं, ऑसिलेशंस एंड वेव्स तक सब मल्टी से दम तोड़ देते हैं, बदन तो मत करो। सब लोगों ने मैथ पक्का पूरी कर दी होगी एंड तक, सब लोग मैथ्स कंप्लीट करते हैं ना। खैर ध्यान से बात सुने, इंट्रो मैप ध्यान रखना, 4 पॉइंट है देखने के लिए तो बस, ठीक है ध्यान से बात समझें। सबसे पहली काम की बात ये कि इस पूरे खेल को पढ़ने में हमारा सबसे पहला काम का होता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में तुम्हें 2-3 बातें समझनी है। पहला तो मीनिंग ऑफ चैप्टर के नेम,
इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है उसको पहले हल्का हल्का सुन लो, लेकिन डिटेल में पढ़ोगे फिलहाल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है कि मैग्नेट की हेल्प से करंट बनाना, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। इंडक्शन यानी कि पनपना, उत्पन्न होना, उत्पन्न होना या फिर पनपना। अगर ये वाली हिंदी नहीं आती तो मैं तो पनपना, ये भी नहीं आती है तो बनना, ठीक है। करंट का पनपना, उत्पन्न होना, बनना, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहली बात, करंट बनाने के अपने पास में कितनी प्रोसेस है? बेसिकली दो। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा तुमने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी केमिकल से बिजली बनाना, लेकिन उससे ज्यादा काम नहीं चल सकता, उससे तुम पंखे कूलर नहीं चला सकते, वो करंट बहुत छोटा महीन मामूली सा होता है। हाँ, इन्वर्टर थोड़ी सी अलग कहानी है उसके अंदर, लेकिन फिर भी हाँ आज के टाइम पे बहुत तगड़ी ग्रोथ है उसमें। ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी अपने पास में, वो सभी इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर चल रहे हैं। ध्यान रखना, फ्यूचर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे ही है, ईवी पर ही है गाड़ियों का। फ्यूल लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब चीप, कन्वीनियंट और इजीली अवेलेबल रहेगा ईवी। तो अगर आगे किसी को कोई भी गाड़ी वगैरह परचेज करनी हो तो मिक्स परचेज करें। मिक्स मतलब हाइब्रिड लें, फ्यूल डीजल सीएनजी का मिक्सअप लें। और ज्यादातर लोग, अगर तुम लोगों ने गौर किया हो तो गाड़ी को जब लॉन्ग टर्म चला रहे होते हैं तो सीएनजी में चलाते हैं, सस्ती पड़ती है। आगे चल के टाइम बदल जाएगा, ईवी पे आ जाएगा। इसलिए तुम लोगों को आवश्यकता है कि जो कुछ जानने की पहले से पढ़ के चलो, आगे काम आता है, इन्वेंशन करने में काम आएगा तुम लोगों के। आगे कुछ ऐसी बैटरी बना दो जो एक बार चार्ज करने पे घंटे 2 घंटे चल जाए, 10 मिनट में, बहुत बढ़िया रहेगा। उस सब के लिए बेसिक ज्ञान चाहिए ही चाहिए, ठीक है। खैर ध्यान से बात सुनो, क्योंकि तुम्हारी सारी पढ़ाई तुम्हें साइंटिस्ट बनाने के लिए कराई जाती है, आपको बने कुछ उसकी बात अलग है। खैर काम की बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है कुछ समझ ले। मैं इसके अंदर सीधी सीधी बात क्या ला रहा हूँ वो सुनो। हमारे पास में अगर ये कोई भी मोटर होती है, मोटर, मैं जनरेटर बना रहा हूँ, मोटर में मतलब अंतिम टॉपिक सबसे पहले रखा समझाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं आदम होले होले जाएंगे, स्टेप स्टेप चढ़ते जाएंगे, नहीं। मैंने कल एक बार को 3 के डिवाइड दिए, 3 डिजिट के, अगली बार में 9 के दिए सीधे, कर और कर दिए उसने, ठीक है। ध्यान से बात सुनो, हमारे पास में ये एक प्लेट है जो किसी जनरेटर में लगी होती है। पहली बात, बस मुझे एक सवाल का जवाब ये चाहिए कि तुम लोगों ने मोटर 10th क्लास में देखी थी कि नहीं देखी थी, बस ये बता दो। अगर तुमने 10th क्लास में हल्की फुल्की देखी भी है ना तो भी काम चल जाएगा अपना, बढ़िया दौड़ेगा, चलेगा नहीं, अच्छा दौड़ेगा, ठीक है। ध्यान से बात सुनो, ये वाला अगर नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है, तो सभी लोगों ने जनरेटर ऑब्वियसली देखा होगा, घूमने पे करंट बनता है। कभी गौर से देखोगे तो जब वो हल्का हल्का घूमता है तो बल्ब हल्का हल्का चलता है और एकदम से तेज जलेगा। तो बात ही किसी भी चीज घूमने से करंट बनता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई कॉइल घूमती है गोल गोल, तो कॉइल के घूमने से नेचुरली इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। उसका कोई रीजन नहीं है, फिलहाल कोई रीजन नहीं है। तो बस ये बात समझनी है कि उसमें नेचुरली करंट प्रोड्यूस होता है, नेचुरली। जब भी कोई कॉइल घूमती है किसी मैग्नेट के बीच में, तो उसमें नेचुरली करंट प्रोड्यूस होता है, करंट का इंडक्शन होता है, अपने आप उत्पन्न होता है करंट। ये थोड़ा सा चमत्कार सा है, लेकिन हाँ भगवान की देन है, आशीर्वाद मानो की मैजिक है। जब मैग्नेट के बीच में तुम किसी भी कॉइल को, क्लोज्ड कॉइल को, बंद होनी चाहिए चारों ओर से, खुली नहीं होनी चाहिए, क्लोज्ड कॉइल को रख के घुमाओगे तेजी से, उसमें ऑटोमेटिकली करंट इंड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा अपने आप ही। और किसी मैग्नेट के बीच में किसी कॉइल को रख के करंट प्रोड्यूस करने के फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहली बात ये जानने की कोई फिजिक्स नहीं है, नेचर है, नेचर की क्वालिटी है। नेचर ने हमें कुछ ऐसा दिया जिसको हमने ढूंढ के बिजली बना दी। बिजली डायनासोर ने नहीं दी हम लोगों को, पहले से पाई जाती थी, हम लोगों ने बस डिस्कवरी करी है, उसकी इन्वेंशन नहीं करा, ध्यान रखना। तो काम की बात ये कि सभी लोग इतना ध्यान रखें कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जब किसी कॉइल को तुम घुमाओगे, इसे हटा देता हूं, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में किसी कॉइल को तुम घुमाओगे, कॉइल क्लोज होनी चाहिए, और क्लोज कॉइल के घूमने पे उसमें ऑटोमेटिकली क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। तो करंट प्रोड्यूस करने का फिनोमेना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अलग अलग जगहों पे बिजली ऐसी बनाई जाती है, जैसे कि हमारे जो डैम है, डैम के ऊपर से पानी गिरेगा, टरबाइन घूमेगी, बिजली बनेगी। तो मैं अगर वाकई में इस चीज को प्रैक्टिकली चेक करना, एक मोटर लो, उसमें पीछे छोटा सा एलईडी का बल्ब लगाओ, उसको दीवार पे अच्छे से घिस दो, स्पीड में जलेगा वो बल्ब। या फिर अपनी साइकिल के टायर के पास लगा दो,
पेडल घुमाओ, मोटर घूमने दो, अपने आप चलता रहेगा, जब तक घूमेगा तब तक चलेगा, जैसे ही मोटर घूमना बंद होगी वे चलना बंद हो जाएगा। तो मैं से जिसको भी इस कहानी में थोड़ा भी डाउट रह जाए पक्का करके देख लेना इस चीज को, आराम से मोटर लेना, छोटा सा एलईडी बल्ब जोड़ना और साइकिल के टायर के पास रख के पेडल मारना, घूमने देना उस मोटर को, जब वो घूमेगी अपने आप करंट बनेगा। तो उसमें कुछ खेल भी है कि कैसे घूमनी चाहिए, मोटर जनरेटर के घूमने का थोड़ा सा लफड़ा भी है अलग अलग, पर जब तुम घुमाओ करंट पक्का बनेगा, बल्ब ग्लो करेगा। तुम इस प्रोसेस को किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो, घुमाने पे करंट बनेगा। हमारे पास में किसी भी हाथ पे दो टाइप की घूमने वाली चीज आती है, मोटर जनरेटर, मोटर करंट लेके घूमता है, जनरेटर घूम के करंट देगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। लेकिन इस कहानी में बिल्कुल भी डाउट मत रखना और बात बिल्कुल सेट रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना, मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस खेल को तुम काफी डिटेल में पढ़ोगे और उस डिटेल को जानने के लिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है उस वर्ड को लिखें। सबसे पहला जो वर्ड है तुम्हारे इंट्रो में वो ये है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि पाई किसे कहते हैं वो सुनो। पहली बात, कोई भी दिमाग में इस कहानी को कतई नहीं डालेगा कि कोई जादू चल रहा है, फिजिक्स है, नेचर है, नेचुरल फिजिक्स है। लोगों ने कुछ भी बनाया नहीं है, बस ढूंढा इस नेचर के अंदर जो भी पाया जाता है। कौन बनाया है? रेडियो सिग्नल्स बनाए हैं, वो तभी बनाए हैं जब नेचर ने अलाउ किए, अलाउ नहीं करता तो नहीं बनते। मतलब बहुत डीप फिजिक्स है इसके ऊपर, एक पट्टो कोई बात नहीं, छोड़ो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेट की हेल्प से करंट बनाना। इस कहानी को पढ़ने से पहले सभी लोग मुझे छोटे मोटे सवालों के जवाब दे सकते हैं, अगर आइडिया हो, पुरानी याददाश्त काफी ठीक ठाक सी हो तो, वरना तो मैं आ ही जाऊंगा गेम पर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है? किसी भी क्लोज सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी भी सरफेस से कितनी रेखाएं पास जा रही हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। किसी भी सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास जाती हैं, ठीक है। सेम टू सेम डिट्टो माइनस क्या आएगा, डिट्टो, ठीक है। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस passing through a surface, passing through a surface, close होना चाहिए है ना, is called magnetic flux। इस बात का क्या मतलब है, मतलब ध्यान से जान जाए, is called magnetic flux। जैसे कि अगर हमारे पास में ये कोई मैग्नेट है, ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला इसका साउथ पोल है, और इस मैग्नेट से रेखाएं निकलती हैं, यहाँ से निकलती है नॉर्थ में से निकल के साउथ में आएंगे ऑब्वियसली। तो अगर अपने पास में सामने कोई कॉइल रख दी जाए, यहाँ पर कोई कॉइल रखी है, तो इस कॉइल में से कितनी रेखाएं पार होंगी, आर पार जाना, कितनी आर पार निकल गई, बस उसी को फ्लक्स कहते हैं। हमारी इस कॉइल में से कितनी लाइंस आर पार निकली, दैट इज फ्लक्स। जैसे अपने पास में बहुत सिंपल चीजें, तुम कभी धूप में बैठकर, वो तो तुम्हारी अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करेगा, नहीं कर सकते इसलिए वो पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए करना, ये छोड़ो। किसी भी सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस निकलती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर किसी भी गोले में से, किसी भी कॉइल में से कितनी रेखाएं पास जा रही मैग्नेट वाली, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। एक छोटे सवाल का जवाब बस ये दे दें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू में E cos थीटा। तो सेम टू सेम मैं वही लिखूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से दिखाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, BA cos थीटा। लेकिन अगर अगली बार मैंने इस फाई बी की जगह सीधे फाई लिख दिया तो कुछ चिल्लाएगा नहीं इसमें। फाई यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स और BA cos थीटा, ठीक है। इस खेल को अगर मैं तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो मैं शायद ये कहना चाह रहा हूं कि अगर अपने पास में ये कोई सरफेस है तो इस सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पार जा रही हैं, ये कोई सरफेस है, उसमें से कितनी फील्ड लाइंस आर पार निकल रही हैं। फील्ड लाइंस टेढ़ी नहीं जानी चाहिए, हमेशा कितने एंगल पे जानी चाहिए, परपेंडिकुलर, सीधी जानी चाहिए। तो अगर ये थीटा वाला कंपोनेंट है, ये बी है, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या बनता है, बी
कॉस थीटा। कुल मिलाके एक सतह में से पार जाने वाली रेखाओं की संख्या 50 गई है, 100 गई है कि 200 गई है, आर पार कितनी निकली है, उसको फ्लक्स कहते हैं। एक पॉइंट इसमें ये निकल के आता है कि अगर तुम पुराने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को याद करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? सभी को ये लगभग लमसम आइडिया है ना इसका कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसे कहते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो कि सरफेस से जाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से जाती है। फॉर्मूला BA cos थीटा, फॉर्मूला EA cos थीटा, सेम टू सेम रिपीटेड फॉर्मेट में किसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस निकली हैं उसी को अपन लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड ये निकल के आता है कि हम लोगों ने पहला पॉइंट लिखा व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा पॉइंट सुनो, पता है एक वर्ड पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। इंडक्शन। इंडक्शन किसे कहते हैं? इंडक्शन यानी कि करंट का पनपना। लिख दो इस चीज को हल्का हल्का सा, करंट का पनपना, इसको इंडक्शन कहते हैं। और जैसे ही करंट पनपेगा वहीं से लोग शुरू हो जाएंगे इस कार्यवाही में। करंट पनपता कब है, इंडक्शन होता कब है, किस तरह से होगा, क्या चीज है, करंट ऐसे कैसे पनप जाएगा अपने आप ही। ये बात पहली बार किसने पता लगाई थी? हम करंट बनाएंगे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। तो करंट के पनपने को पढ़ने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एक आदमी को, इसका नाम है फैराडे। ठीक है, और फैराडे तुम्हारे पास केमिस्ट्री के अंदर भी आए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। दो नियम वहां पे भी दिए हैं। अष्टादश पुराणे से व्यासस्य वचनम द्वयम्, 18 पुराणों में महर्षि वेदव्यास ने दो ही बातें कही हैं। फैराडे ने जहां पे भी कही हैं दो ही बातें कही हैं। केमिस्ट्री में दो बातें कही, यहाँ पर भी दो बातें कही हैं। ठीक है, दोनों नियम देखना। तो इंडक्शन करंट के पनपने की स्टडी करने के लिए तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। और अगर मैं तुम्हें इस कहानी को समझाने में सक्षम रहता हूं अभी के अभी, तो हाँ मतलब इट इज मच मोर देन सफिशिएंट। अगर तुम ये कहानी दिमाग तक सेट कर गए तो ठीक है। फैराडे ने दो नियम दिए। नियम नंबर 1 इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ, ऑब्वियसली। ठीक है, और नियम नंबर 2 पहले के समझने के बाद लिखोगे अभी। ठीक है, सभी लोग सबसे पहले हम पहला नियम लगा दें और लगाने के बाद में लगातार एग्जाम्पलों के माध्यम सुनते चले जाओ, लगातार सुनते चले जाओ। तुम इंडक्शन समझने के लिए फैराडे के जरिए जाओगे तभी समझ पाओगे, बिना उसके तुम इंडक्शन कभी नहीं समझ सकते कि आगे थी कौन सी प्रोसेस। ठीक है, ध्यान से बात समझे। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग भाई ने कही कि whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, linked with a closed coil, there induced a EMF in the coil। तो उस कॉइल में इन द कॉइल EMF इंड्यूस होगा। सबसे पहले जिन लोगों के दिमाग में EMF वर्ड नहीं घुसता उसको सुनो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जिनके दिमाग में ये भी नहीं जाता तो वो बिल्कुल ट्रेड भाषा पे आ जाओ, वोल्ट। सबसे पहली काम की हुई, अगर वोल्ट होगा तो करंट बनेगा, बिना वोल्ट की करंट बन ही नहीं सकता। पहली चीज इन्होंने क्या बोला कि अगर किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होता है? वोल्ट बनेंगे। करंट की बात किसी ने नहीं कही है, ध्यान रखना। मैं तब से करंट कह रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन करंट नहीं बोला गया है, वोल्ट बोला गया है। डेफिनेशन में कोई भी करंट इंडक्शन नहीं लगाएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो क्या इंड्यूस होगा? वोल्ट इंड्यूस होंगे, वोल्ट पनपेंगे। और जब वोल्ट पनपेंगे तो ऑटोमेटिकली उस तार में क्या बहने लग जाएगा? करंट बहने लग जाएगा। इसके पीछे का रीजन भी क्यों बहता है, लेकिन मैंने तुमसे बोल दिया कि नेचुरल है। रीजन बहुत डीप चला जाता है, लेकिन नेचुरल ही मान के चले फिलहाल तो, कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो उसमें वोल्ट इंड्यूस होंगे। अब बात यह कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता कैसे है? बदलने का मतलब इंक्रीज डिक्रीज सब चीजों से। कैसे बदलेगा वो ध्यान से सुन। तो
तुम्हें ये बदलाव समझना है, तुम जैसे ही बदलाव समझ जाओगे तुम्हें ऑटोमेटिकली सारी बातें बढ़िया समझ में आ जाएंगी। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे सामने 3-4 केस लेके आऊंगा बस एक वर्ड को समझाने के लिए। इस वर्ड का नाम है चेंज। मतलब मुझे लगता है कि तुम्हें चेंज वर्ड नहीं आता, चेंज माने क्या है, तो उसको ध्यान से सुनो। चेंज को समझने के लिए सबसे पहले 3 डायग्राम एक बार ड्रॉ करके देखो। ये कॉइल है, उसके सामने मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। वापस से कोई कॉइल है, ये वाली मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है। वापस से अपने पास में ये कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये वाला इसका साउथ पोल है, और यहाँ पर भी एक कॉइल रखी हुई है। ठीक, अब काम की बात ये कि इन सभी मैग्नेट में से निकलती है फील्ड लाइंस, इसमें अंदर क्यों आ रही होंगी ऑब्वियसली, इसमें फील्ड लाइंस अंदर क्यों जाएंगी तो साउथ पोल है, इसमें भी फील्ड लाइंस अंदर क्यों जाएंगी क्योंकि साउथ पोल है। ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ क्यों जा रही होंगी इस तरह से। ठीक है, तो मैं कौन सी बातों पे ध्यान देना वो सुनो। बस इतना बताना कि अगर मैं मैग्नेट को आगे मूव करूंगा तो फील्ड लाइन संख्या पोल में से ज्यादा हो जाएगी या कम। अगर मैग्नेट को मैं पीछे मूव करूंगा तो फील्ड लाइन संख्या गोले में से कम होगी या ज्यादा। और अगर मैं इसको कॉइल को घुमा दूं, अगर मैं इसको रोटेट करा लूं तो रोटेट करने पे किसी भी कॉइल में फील्ड लाइन की संख्या कम होगी या ज्यादा। इन 3 सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, ध्यान से बात सुनो। जैसे कि मैं तुमसे कहता हूं कि फिलहाल इस वाले केस में 1 2 3 4 5 6 इस कॉइल में से 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर के जा रही हैं। अगर तुम इस मैग्नेट को दूर करोगे तो 6 से वो संख्या घटेगी। इसको दूर लेके जाओगे जब फील्ड लाइंस जब तुम बाहर निकालोगे, जैसे कि अगर मैं इसको बढ़ा दूं 6 से थोड़ा इसको बढ़ा दें, 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसमें फिलहाल कितनी फील्ड लाइन जा रही है 20 फील्ड लाइन्स है। इसमें 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। अगर मैं इसको दूर लेके जाता हूँ तो किनारे की दोनों फील्ड लाइन्स कम हो जाएंगी, और आगे लेके जाएंगे तो और कम। बात ये अगर मैग्नेट को यहाँ से यहाँ मूव करूंगा तो इसमें से गुजरने वाली रेखाएं बढ़ेंगी या घटेंगी। जब मैग्नेट को इससे दूर लेके जाएंगे तो रेखाएं कम होंगी, रेखाएं कम होंगी यानी कि फ्लक्स भी कम होगा। भाई अगर मैग्नेट को यहाँ से मूव करा के मैं आगे क्यों ले जाता हूँ, जैसे फिलहाल इसमें कितनी रेखाएं जा रही हैं 20 लाइन है। अगर मैग्नेट को आगे क्यों मूव कराऊंगा तो रेखाओं की संख्या कम होगी, इसमें कम रेखाएं जाएंगी। अगर हम मैग्नेट को गौर से देख लें, इसमें फिलहाल 20 रेखाएं हैं। अगर हम मैग्नेट को आगे लेके जाते हैं आगे की ओर तो रेखाओं की संख्या कम होगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये बिल्कुल दूर निकल जाएगा तो उसमें रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 0। अगर मैं मैग्नेट को आगे लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होने का मतलब है कि फ्लक्स भी कम होगा। कम हुआ मतलब बदलाव चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बदलना चाहिए। दूसरा केस, अगर मैं मैग्नेट को जैसे हमारे पास में अगर मैग्नेट मान लेते हैं यहाँ रखी हुई है और इसमें से फील्ड लाइंस निकल रही है अपने पास में बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिलहाल इस गोले में कितनी फील्ड लाइंस आ पा रही है, मान लेते हैं 2 3। मैं जैसे मैग्नेट को पास लाऊंगा इसमें रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। अगर मैं मैग्नेट को पास लाता हूं तो इस गोले में से आर पार होने वाली संख्याएं बढ़ेंगी। अगर मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा तो गोले में से आर पार होने वाली संख्याएं कम होंगी। दोनों ही केस में बहुत सिंपल सी कहानी है कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ती है अगर पास लेके आएंगे तो अगर दूर लेके जाएंगे तो इसमें से आर पार होने वाली रेखाएं घटेंगी। उन्हीं रेखाओं को फ्लक्स कहते हैं। इससे शुद्ध तुम नहीं समझ सकते, इतना ही समझो कि अगर मैं मैग्नेट को पास लेके जाऊंगा तो इसमें से पार होने वाली रेखाएं, इसमें से पार होने वाली जो फील्ड लाइंस है वो बढ़ेंगी। फील्ड लाइंस बढ़ेंगी यानी फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा मतलब बदलेगा, घटेगा मतलब बदलेगा। कुल मिला के एक सेंटेंस में दोनों बातें समझो। मैग्नेट के पास होने से रेखाएं बढ़ेंगी, मैग्नेट के दूर होने से रेखाएं घटेंगी, और दोनों का मतलब है कि फ्लक्स बदलेगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। दूसरा केस, इस वाले खेल को भी समझ लो ध्यान से। ये रोटेशन का क्या चक्कर है, जैसे कि मैं तुम्हें साफ साफ बोलता हूं कि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ बहुत सारी लेजर लाइट जा रही हैं, बहुत सारी एंटी फील्ड लाइन जा रही हैं।
अगर मैंने कॉपी दियो, अगर मैंने सरफेस को ऐसे रखा तो मान लो यहां से यहां तक 50 जा देंगे तो 50 की 50 आर पार निकल जाएंगी। मैं जैसे इसको मोड़ूंगा संख्या कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी, और इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी 0, और फिर जब मोड़ेंगे तो फिर से बढ़ेगी। मतलब जब ऐसे है तो 100 है, 100 से 90 80 70 20 10 0, दोबारा जब मोड़ेंगे तो 10 20 30 40 50 60 70 90 100, वापस से मोड़ेंगे तो घटेंगी, वापस से मोड़ेंगे तो बढ़ेंगी। जब चीज रोटेट होगी तो भी उसमें से आर पार होने वाली रेखाओं की संख्या एक चक्कर में बढ़ेगी और दूसरे चक्कर में घटेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि अपने पास में अगर फ्लक्स बदलना है तो उसके 3 तरीके हैं। या तो मैग्नेट को पास लाओ तो बढ़ेगा फ्लक्स, मैग्नेट को दूर लेके जाओ घटेगा फ्लक्स, और रोटेट करो आधे चक्कर में घटेगा और आधे चक्कर में बढ़ेगा। इस पूरे खेल को अगर सेट करने के लिए मुझे इतना कुछ नहीं रचना पड़ता और मैं तुम्हें सीधे एक शब्द समझा देता, शायद तुम्हें समझ में ही नहीं आता। फ्लक्स इज इक्वल टू में बी ए कॉस थीटा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में कितने लोग हैं तुम्हारे पास में? 3। बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ए यानी कि एरिया, थीटा यानी कि एंगल। अगर तुम फ्लक्स को बदलना चाहते हो क्या क्या बदल सकते हो? पहला थीटा बदलो, थीटा बदलने का मतलब है उसको रोटेट करो। अगर तुम कॉइल को घुमाओगे तो लगातार फ्लक्स बदलेगा, आधी साइकिल में वो डिक्रीज होगा और आधी साइकिल में वो इंक्रीज होगा। बी, तुम मैग्नेट को मूव कर सकते हो। अगर तुम मैग्नेट को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे लेके जाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। अगर तुमने मैग्नेट को मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बदल सकते हो कुल मिला के, तो भी फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा। और ए यानी कि एरिया, एरिया यानी कि तुम कॉइल को छोटा बड़ा कर लो जो कि पॉसिबल नहीं है, कॉइल को मूव कर लो, मतलब मैग्नेट रुकी हुई है, अगर तुमने कॉइल को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे किया तो भी फ्लक्स बढ़ेगा और घटेगा। काम की बात है कि किसी भी गोले में से अगर तुम्हें फील्ड लाइंस को बदलना है, बदलने का मतलब कम और ज्यादा करना है, तो कम ज्यादा करने का तरीका क्या है? 3 तरीके हैं। पहला, या तो उसको घुमाओ, रोटेट करेंगे तो आधे चक्कर में रेखाएं बढ़ेंगी आधे में घटेंगी। दूसरा, तो मैग्नेट को मूव कर लो, अगर मैग्नेट को मूव करोगे तो कॉइल में निकलने वाली रेखाएं या तो बढ़ेंगी या फिर घटेंगी। या फिर तीसरा, तुम कॉइल को छोटा बड़ा कर लो या फिर कॉइल को मूव कर लो, ऐसे समझ लो। अगर तुम कॉइल को आगे पीछे मूव करोगे तो फील्ड लाइंस बढ़ेंगी या फिर घटेंगी। इन तीनों ही केस में अगर कॉइल रोटेट होती है क्या बदलेगा? फ्लक्स। अगर मैग्नेट मूव करती है क्या बदलेगा? फ्लक्स। अगर कॉइल मूव करती है क्या बदलेगा? फ्लक्स। फ्लक्स मतलब उसमें आर पार होने वाली रेखाएं कम और ज्यादा होंगी। अगर किसी भी कॉइल में से रेखाओं की संख्या कम और ज्यादा होगी उस कॉइल में ऑटोमेटिकली वोल्ट पनप जाते हैं, और यही उसके पहले नियम में लिखा था। ठीक है, ध्यान से उस नियम को पढ़ के देख लें कि अगर किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। अगर मैग्नेट आगे पीछे मूव करेगी या फिर कॉइल आगे पीछे मूव करेगी या फिर कॉइल रोटेट करेगी, इन तीनों कंडीशनों में उस कॉइल में से आर पार होने वाली जो रेखाएं हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और घटेगी। और इस पूरे केस में चाहे इनमें से कोई सा भी एक काम हो जाए, कॉइल में ऑटोमेटिकली करंट आएगा। कोई आदमी अगर मूव होती हुई मैग्नेट के पास में रखी हुई कॉइल को टच कर ले, उसको झटका लग जाएगा अपने आप ही। ये नेचुरल फिनोमेना है, इसको ध्यान रखें कि अगर मुझे किसी भी कॉइल में वोल्ट प्रोड्यूस करवाने तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मैग्नेट को मूव करो या कॉइल को मूव करो या उनके बीच के एंगल्स को चेंज करें। इन तीनों ही केस से उसका फ्लक्स बदलता है, उसमें वोल्ट पैदा होते हैं, और यही हमारे फैराडे का पहला नियम था। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बदलने के तरीके क्या है। बी, ए और थीटा, इन तीनों के बदलने से किस पे इंपैक्ट पड़ेगा? फ्लक्स पे। तो पहला नियम सेट रखें, डायग्राम बनाया तो कुछ भी करें पर ध्यान रखना एक काम का पॉइंट इसके अंदर जो तुम्हारे दिमाग तक पहुंच जाए वो ये, पहले केस में फ्लक्स कैसा है? इंक्रीजिंग। दूसरे फ्लक्स कैसा है? डिक्रीजिंग। और तीसरे में फ्लक्स कैसा है? आधे चक्कर पे बढ़ेगा आधे चक्कर पे घटेगा। और वही है जनक अल्टरनेटिंग करंट का। अगर शायद ध्यान हो जाए तो अल्टरनेटिंग करंट शायद कुछ ऐसे करके बनाया जाता है, तो लगातार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, वो अल्टरनेटिंग करंट है। ये किससे बनता है? कॉइल के रोटेशन से। आधे चक्कर में करंट की वैल्यू ऊपर तक पहुंचती है, अगले चक्कर में करंट की वैल्यू नीचे पहुंचेगी। एक चक्कर में पहुंचेगा प्लस के 50 पर,
एक पहुंचेगा वो माइनस के 50 पर। ज्यादा खतरनाक कौन सा है, +50 या -50? दोनों बराबर है, दोनों ही सेम अमाउंट के। प्लस माइनस बस ये दिखाता है कि +50 वो चक्कर है जहां पे कॉइल के करंट तब बना जब फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और -50 करंट तब बना जब फ्लक्स डिक्रीज हुआ। दोनों की वैल्यू सेम है, +50 -50 में दोनों का हाफ सेम होता है, दोनों की डैमेज करने की ताकत सेम होती है। खैर ये कहानी आगे जाके सुननी है, पर फिलहाल बिल्कुल नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये समझे कि अगर तुम्हें किसी भी कॉइल में वोल्ट प्रोड्यूस करने हैं, ईएमएफ प्रकट करना है, तो प्रकट करने का तरीका क्या है, उसका क्या बदलो, फ्लक्स। फ्लक्स बदलने से क्या मतलब है, या तो मैग्नेट को मूव कर दो या कॉइल को मूव कर दो या उनके बीच में रोटेशन लगा दें, जिससे कि लगातार फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज होता रहे। जब तक फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज होगा तब तक करंट बनेगा। अगर तुमने मैग्नेट को पास ला के छोड़ दिया, करंट नहीं बनेगा। दूर ला के छोड़ दिया, करंट नहीं बनेगा। लगातार जब तक मोशन रहेगा, जब तक मोशन रहेगा तब तक करंट रहेगा। मोशन रुका, करंट ही बंद हो जाएगा अपने आप। सेम जनरेटर में होता है। इसीलिए शायद तुम्हारा कोई टॉपिक मोशनल ईएमएफ भी लिखा हुआ है, पहले इस चीज को लिख लें, दूसरे नियम पे आना है इसके बाद। दूसरा नियम इक्विवेलेंटली अच्छा आता है, सेकंड लॉ। सभी लोग इस प्रोसेस पे पक्का ध्यान दें कि करंट बात की बात है, वोल्ट पहले पनपते हैं, वोल्ट पनपाने के लिए फ्लक्स बदलें। कैसे बदलेंगे, तरीके तुम्हारे सामने। करंट पनपाने के लिए, वोल्ट पनपाने के लिए मैग्नेट एरिया या एंगल कुछ भी बदलो, फ्लक्स बदलना चाहिए कैसे भी करके। बहुत सारी जिमों में तो क्या कहते हैं, तो दौड़ते हैं इस पे, क्या कहते हैं उसे, ट्रेडमिल। ट्रेडमिल है ना सही वर्ड, अच्छा। उसी से इंडक्शन करवा के, मतलब उसके ट्रेडमिल के सर्किट को कैसे भी करके ज्वाइन कर देते हैं मोटर से, जनरेटर से, वही करंट प्रोड्यूस करके बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है, उसी चला लेते हैं। बिजली खर्चा लगभग 50 और 60% तक घटा दिया जाता है, बिल नहीं देना, बहुत जगहों पे किया जाता है। निकल सकते हो, जुगाड़ बनाओ, साइकिल में इंडक्शन की प्रोसेस लगाओ, घर पे वो साइकिल चलाओ, बिजली बनाओ। आदमी ऐसा क्यों करेगा, लेकिन जब उसको सुविधा मिल रही है वो पैसे दे देगा। मतलब बिजली का बिल जो हम देते हैं सरकार को, वो टोटली सुविधा उठाने के पैसे हैं, टोटली। मतलब जैसे गेहूं है वो खेत से पैदा किया जाएगा तब बाजार में आएगा, मेहनत लगती है, सब मेहनत नहीं है, इन्वेस्टमेंट है वन टाइम, वो लगातार बनता ही रहेगा जीवन भर करंट। कभी जब तक मोटर घूमेगी तब तक करंट बनेगा। तो उन्होंने एक बार किया, हम हर महीने बिल देते हैं, उसकी मेंटेनेंस वगैरह की चार्जिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है, पर पार्ट बना दिया गया हमें। ठीक है भाई, अगला पॉइंट सुनो। अगला पॉइंट काफी इजी सा है, अगर मैं तुमसे हिंदी पूछ लूं तो। मैग्नेट अगर तेज मूव करेगी और मैग्नेट अगर स्लो मूव करेगी, कौन से केस में करंट ज्यादा, जितना तेज उतना ज्यादा करंट। जनरेटर जब धीरे घूमता है तो बल्ब हल्का हल्का जलेगा, और जैसे ही जनरेटर अपनी फुल स्पीड पे आ जाएगा, बल्ब की स्पीड भी फुल हो जाएगी, खूब अपने फुल पावर पे चलता है वो। यही दूसरा नियम है कि द रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द रेट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, उत्पन्न होने वाले जो वोल्ट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to rate change of magnetic flux, rate change of magnetic flux, मैग्नेटिक फ्लक्स। इस बात का मतलब जितनी स्पीड से फ्लक्स बदलेगा उतनी ही स्पीड से वोल्ट बनेंगे। ज्यादा फ्लक्स बदलेगा ज्यादा वोल्ट बनेंगे, कम बदलेगा कम वोल्ट बनेंगे। ठीक है, इस चीज का ज्यादा ध्यान रखें कि दोनों नियम लगभग सेम है, लेकिन दोनों नियम में एक काम की बात जो और स्पेशली ऐड कर देनी चाहिए,
कि ये जो फ्लक्स बदलने से ईएमएफ बनता है वो तब तक ही बनेगा जब तक कॉइल मूव करेगी। इस बात को भी लिख दे स्पेशली, फ्लक्स विल लास्ट, फ्लक्स में ईएमएफ विल लास्ट टिल देयर इज चेंज इन फ्लक्स। जब तक फ्लक्स में चेंज होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तब तक ही ईएमएफ बनेगा। जैसे फ्लक्स बदलना बंद हुआ यानी कि मोटर का चलना या फिर किसी चीज का घूमना बंद हुआ, करंट ही बंद हो जाएगा। उसी बात है, जितना तेज घूमेगा, दूसरा नियम क्या कहता है कि वोल्ट बनने की स्पीड इस बात पे डिपेंड करेगी कि फ्लक्स कितनी तेजी से बदला। अगर फ्लक्स ज्यादा तेजी से बदलेगा तो ज्यादा तेजी से करंट प्रकट होगा, उत्पन्न होगा, पैदा होगा, इंड्यूस होगा। स्लो बदलेगा तो स्लो इंड्यूस होगा। इस चीज को ध्यान रखें। और इसी कहानी को हम लोग थोड़ा सा हिसाब किताब में ले आते हैं। जैसे कि रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में टाइम। किसी करंट की अगर डेफिनेशन याद हो शायद वो ये है, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर मुझे फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम वर्ड को हटाना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर मैं टाइम वर्ड को हटाना चाहता हूं डेफिनेशन में, मुझे क्या लगाना पड़ेगा उसके आगे, रेट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सेम टू सेम, इस बात को ध्यान से यहां समझें। ईएमएफ इंड्यूस इस बात पे डिपेंड करेगा कि फ्लक्स के बदलने की स्पीड कितनी है, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ is directly proportional to change in flux d phi over dt। इस चीज को ध्यान से लिख दो। इस कहानी थोड़ा बदल अभी नहीं, अभी देखना थोड़ा बदलाव आएगा इसमें, लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा। हाँ। पहली बात, लेंज का पहला नियम क्या कहता है, अगर फ्लक्स बदलेगा तो वोल्ट बनेंगे। बदलने के तरीके, मैग्नेट को मूव करो, कॉइल को मूव करो या उसे रोटेट करो। जब तक रोटेशन होगा, जब तक मूवमेंट होगा, तब तक वोल्ट बनेंगे। दूसरा क्या कहता है, जितनी स्पीड से मूवमेंट होगा उतने ही ज्यादा वोल्ट बनेंगे, जितना कम मूवमेंट होगा वोल्ट भी उतने कम हो जाएंगे। दोनों नियम साफ साफ ये कहते हैं। चलो फिलहाल लिख देता हूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ फ्लक्स इन पर यूनिट टाइम डी फाई ओवर dt। वो जानने के लिए कांस्टेंट लगेगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाता है कुछ माइनस लेके, माइनस के डी फाई अपॉन में dt। ये माइनस समझाने के लिए थोड़ा सा इंतजार चाहिए। माइनस के डी फाई ओवर dt, इसमें थोड़े से बदलाव लेकर आऊंगा मैं, ठीक है, कुछ ट्रांसपोज करूंगा ऊपर नीचे, कुछ ना कुछ पक्का, फिलहाल नहीं। ई क्या चीज है, व्हाट इज ई, ये ई है ना, कोई इसको देखने वाले एल भी देख लेते हैं, ये ई है। और ई माने ईएमएफ, कहने को समझने को वोल्ट, वोल्ट बनने के लिए फ्लक्स बदलना होता है, ईएमएफ कहते हैं उनको। जब इंड्यूस करते हैं तो ईएमएफ ही कहते हैं, पर मोटी मोटे रूप से वोल्ट, वोल्ट का प्रकट होना फ्लक्स के बदलाव पर डिपेंड करेगा। माइनस क्यों है उसका रीजन शॉर्ट में बता देता हूं हल्का सा। माइनस का शॉर्ट रीजन ड्यू टू लेंज लॉ, या फिर कहना चाहो तो और ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके को समझाने में काफी काफी तगड़ा समझ आता है, ठीक है। बस एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, लिख दिया माइनस का कोई रीजन होगा, अभी नहीं, अभी पहले जिस चीज में हो उसकी अंडरस्टैंडिंग तो ले लो। साथ ही मैं तो ये एक बार में निपटाने का प्रयास मत क्या करूं। अब ये बताएं कि जनरेटर में करंट कैसे पैदा होता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है जनरेटर में करंट प्रकट करने का, उसके दोनों साइड क्या लगी होगी, एक मैग्नेट, बीचों इसमें क्या होती है, कॉइल। जब वो घूमेगा उसमें क्या बदलेगा, बी, ए या थीटा, थीटा। और थीटा के बदलने पे
उसमें क्या चेंज आएगा, फ्लक्स में, और जैसे उसका फ्लक्स बदलेगा उसमें क्या इंड्यूस हो जाएंगे, वोल्ट, और वोल्ट से क्या बन जाएगा उसके अंदर, करंट। उसी करंट को हम लोग इस्तेमाल करके चीजों को जलाते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको घुमाने का मेन काम किसका, इंजन का, हीट इंजन, जो डीजल और पेट्रोल के प्रेशर से आग लगाने के बाद रोटेट करता है। तो डीजल पेट्रोल उसको घुमाती है, घूमने से फ्लक्स बदलता है, और फ्लक्स के बदलने से करंट बनेगा। हमारी बाइक में, हमारी गाड़ियों में सिर्फ इंजन है, डायनेमो सेट किया है जिससे कि बैटरी चार्ज हो सके, गाड़ी चलती है उससे बैटरी, उसके अंदर बैटरी होती है, गाड़ियों में सब में होती है, स्टार्ट करने के लिए टॉर्च बत्ती लाइट गाने वाने सबके लिए बैटरी लगी होती है उसके अंदर। तो उस बैटरी को चार्ज करने का प्रिंसिपल क्या है, यही है, घूमेगी, रोटेशन होगा, चार्ज होगी। बाइक बहुत लंबे समय तक ना चले, बैटरी डेड हो जाती है उसकी, क्योंकि रोटेशन का इस्तेमाल करके इंडक्शन कर लिया जाता है उसके अंदर। खैर आ जाते हैं अगले चीज पर। कभी बहुत से देखोगे ना तब समझ में आता है क्या फिजिक्स पढ़नी तो चाहिए वाकई में। मैं कौन से पॉइंट लिखूंगा, ए बी सी डी ई, ए लिखा मैंने, बी लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स, सी लिखा मैंने इंडक्शन, उस पर 2 नियम देखे, और ई क्या लिखा जाएगा, डी लिखा जाएगा, लेंज लॉ। पहली बात, इसको जानने, सुनने और पढ़ने से पहले दिमाग में एक सबसे प्यारा सिस्टम ये सेट कर ले कि 2 नियम क्या है, फ्लक्स का बदलाव वोल्ट देता है, फ्लक्स किसे कहते हैं, पार होने वाली रेखाओं को फ्लक्स कहते हैं, बदलाव करने के तरीके क्या है, पी, ए या थीटा। हम लोग जनरली इस दुनिया में किसका इस्तेमाल करते हैं, तुम मैग्नेट को पकड़ के लाते हो जनरेटर में, तुम करंट बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हो, रोटेशन का। हम सभी रोटेशन का यूज करते हैं करंट बनाने के लिए, फ्लक्स बदलेगा करंट बनेगा। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम जितना तेजी से बदलेगा उतना ज्यादा करंट बनेगा, जितना तेज बदलेगा। अगर रोटेशन की स्पीड हाई हो जाएगी तो करंट भी हाई हो जाएगा, रोटेशन की स्पीड स्लो हो जाएगी तो करंट स्लो हो जाएगा। जनरेटर में 2 चीजें लगी होती हैं, एक खुद इंजन और एक जनरेटर। जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव से करंट का बनना। और इंजन का प्रिंसिपल क्या है, हीट, वो हीट एनर्जी को यूज करके उसको रोटेट करेगा, उससे करंट बनाएगा, फ्यूल हमारा जाता है तो बिजली वहां मिलती है। ठीक है, अब इस खेल को थोड़ा सा और ध्यान से डिटेल में पढ़ने की, लेंज लॉ क्या कहता है, इसमें एक ई फालतू लगते हैं। ठीक है भाई, लेंज लॉ थोड़ी सी खतरनाक कहानी है, थोड़ी का मतलब हैवी ही है। लेंज लॉ नहीं लिखूंगा मैं अभी, तो बस ये समझना, ये कॉइल क्लोज होनी चाहिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैं इस मैग्नेट को पास मूव कराता हूं, तो इस मैग्नेट को पास मूव कराएंगे तो इसमें से फील्ड लाइंस बढ़ेंगी या घटेंगी, बताओ। मैग्नेट को पास मूव कराने से फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, इंक्रीज होंगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा अपने आप ही, इसमें ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ के बनने से क्या बनेगा, करंट आ जाएगा इसके अंदर। जब किसी कॉइल में करंट आ जाता है तो कॉइल बिहेव लाइक ए मैग्नेट, मतलब इसके आगे आने से फ्लक्स बदला, फ्लक्स के बदलने से करंट बना, करंट के बनने से ये खुद भी क्या बन गई है, मैग्नेट। तो सवाल ये है कि अगर ये मैग्नेट है तो ये वाला पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, साउथ पोल या नॉर्थ पोल, ये वाला पृष्ठ कौन सा पृष्ठ है, इसके सामने फ्रंट फेस में कौन सा आएगा, ये वाला जो पहला वाला फेस है, ये वाला जो फेस है, जब इसके मैग्नेट के पास आने से करंट बना तो ये वाला फेस कौन सा होगा, लेंज लॉ बताया। लेंज लॉ इतना नहीं है तो मतलब ऐसे 10 मिनट में सब लोग समझ में आ जाएगा, वो छोड़ दे, मतलब जो तुमने सुना वो ठीक है अब तक का,
अब बस ध्यान से बस कुछ सवालों को बहने दो मेरे साथ, ध्यान से देखो, इंपोर्टेंट डिस्कशन। मैग्नेट को आगे लेके जा रहा हूं मैं। साउथ हो गए, नॉर्थ हो गए, ठीक है भाई, ध्यान से बात सुनो। अगर मैग्नेट आगे जाएगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट बनेगा। यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा ये बताओ। इस पोल का जवाब तुम नहीं दे सकते, मैं देता हूँ। तो बस ये बताना है कि ये जवाब सही क्यों हो, गलत क्यों हो। जैसे कि ये वाला जो पोल बनेगा ना, इसके आगे जाने से ये बनेगा साउथ पोल, और इसका जो पीछे वाला पोल होगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। जिसको ये आगे और पीछे का चक्कर समझ में नहीं आता है, वो चक्कर बहुत आसान सा है। जैसे कि अपने पास में ये कॉपी है, कॉपी नहीं और पतली कर लेते, ये है। इसमें अगर मैग्नेट को आगे लेंगे तो इस जगह पर ये वाला साउथ पोल लिया, ठीक। अगर मैग्नेट को आगे लेंगे, मैग्नेट को आगे, मैग्नेट का ये वाला पॉइंट साउथ पोल है, मैग्नेट के आगे लेने पर इस जगह बनेगा साउथ पोल और पीछे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। ये कह रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने आगे लिखा है साउथ, पीछे लिखा है नॉर्थ। ये वाला साउथ बनेगा, पीछे वाला नॉर्थ बनेगा। लेकिन अभी और सुनो, अगर मैं इस मैग्नेट को, अगर इस मैग्नेट को सेम टू सेम कॉइल, ये सब कुछ यही है, ये अपने पास में कॉइल, सेम टू सेम इसी शक्ल में मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अगर मैं इसको दूर लेता हूं तो फ्लक्स घटेगा, पास जाने से फ्लक्स बढ़ेगा, दूर जाने से फ्लक्स घटेगा। अभी कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल, और पीछे वाला बनेगा साउथ पोल। अब क्यों, किस लिए, किस कारण से, क्या रीजन, क्या लॉजिक, क्या है इसके पीछे। मतलब मैं इसे रट लूं क्या, रटना नहीं है। ये खेल काफी अच्छा है। सबसे पहली बात, ये इसके करेक्ट जवाब लिखे हुए हैं, ये वाले से करेक्ट जवाब है। अब ये गलत जवाब सुनो, इसका गलत जवाब है। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल है और ये वाली एक कॉइल है, ये आगे जा रहा है, तो गलत जवाब होगा कि आगे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ, और पीछे क्या बनेगा, साउथ पोल। और जैसे तुम इस बात को बोलोगे, फिजिक्स खत्म हो जाएगी उसी दिन। तो इसका रीजन नहीं पता ऑब्वियसली, क्योंकि डीप साइंस है, ठीक है। ये स्टडी वाले, मतलब बैठ के समझाने वाले, 1-2 घंटे तक वार्तालाप चल जाए इस टॉपिक पे, ऐसा टॉपिक है। मैं तो बताता हूँ, मोटा मोटा रूप से सुनो। अगर इसके पास जाने से ये वाला नॉर्थ पोल बना, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट की रिपेल। नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अगर तुमने इसको हल्का सा पुश किया, ये वाला नॉर्थ पोल, तो बस हल्की से उंगली छुपा दो, नॉर्थ पोल अपने आप ही इसको खींच लेगा, मैग्नेट यहां पहुंच जाएगी। फिर साउथ पोल नॉर्थ पोल को अपने आप खींच लेगा, फिर ये इसको खींच लेगा। पहले तुम्हें बस एक बार चलाना है, मैग्नेट अपने आप मूव करती रहेगी। एक बार बस उंगली चला दो, जीवन में करंट बनता रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बस एक उंगली लगा दें, करंट जीवन भर बने। अगर यह नॉर्थ पोल बना है, इस बात का क्या मतलब है कि तुमने तो हल्का सा टच किया, नॉर्थ मैग्नेट ने साउथ को अपने आप खींच लिया। जैसे ही पार निकला, साउथ ने नॉर्थ को दोबारा खींच लिया, वापस से साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, लगातार मूव भी करता रहेगा जीवन भर, करंट हमेशा बनता रहा। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लेंस लॉ नहीं है। पहली बात समझो कि गलत जवाब क्या है। तुम यहाँ पे साउथ रख के साउथ नहीं बना सकते, नॉर्थ नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ साउथ रख के साउथ बना सकते हो। क्यों, वो सुनो। ये इसको खींच रहा, मतलब ये आगे गया, तो साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपल्शन। अब अगर तुम मैग्नेट को बढ़ाओगे तो करंट बनेगा, वरना वो उसको वापस धक्का मार देगी, करंट बनने नहीं देगी। तो उसको और आगे तक बढ़ाओगे लगातार, जब तक तुम बढ़ाओगे तब तक करंट बनेगा। तुमने अगर छोड़ दिया तो कोई भी उसको क्या मार देगी, बैक मार देगी। अगर हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल माना, तो मतलब ये कि बस एक बार पुश करो, ऑलवेज अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन के तहत मैग्नेट ऑसिलेट करेगी, करंट बनता रहेगा। लेकिन अगर साउथ पोल माना, तो इस बात का मतलब ये होगा कि
तुम जब तक धक्का दोगे तब तक मैग्नेट बढ़ेगी, अपने आप नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सामने भी साउथ है, साउथ को भगा देगा, वो आने नहीं देगा। तो जब तक हमारी ताकत होगी तब तक करंट बनेगा। लेंज ने एक बात बस इतनी समझाई कि जब भी मैग्नेट के आगे और पीछे बढ़ने से करंट बनता है तो उस पर बनने वाले पोल्स हमेशा ऐसे बनाना जो उस फिनोमेना का अपोज करें जिससे वो बन रहा है। जैसे यहाँ पे करंट किस कारण से बन रहा है, साउथ के आने से, तो साउथ को वापस करने के लिए पोल बनाओ। अगर यहाँ करंट बना है साउथ के जाने से, तो साउथ के लाने के लिए पोल बनाओ। लेंज का नियम मोटा मोटा ये था कि जिस वेक्टर से करंट बनता है उस वेक्टर को अपोज करो, जिस वेक्टर से करंट बना है उस वेक्टर को अपोज करो, और उससे तुम्हें पोल्स की कॉइल्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो अभी खतरनाक है, छोड़ो। सबसे पहले लेंज लॉ तो बस दिमाग में यूं छोड़ दिया, बस इतना देखें। सबसे पहली बात ये देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। जब भी किसी कॉइल में तुम लोग मैग्नेट को मूव करोगे तो मैग्नेट के मूव करने से क्या बनता है, उसके अंदर फ्लक्स, और फ्लक्स के बदलने से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। और जितना तेजी से बदलोगे उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। बस ये दो बातें दिमाग में सेट रखिए, क्योंकि इसी के आधार पर दुनिया चल रही है। लेंज लॉ को दिमाग में मत लाओ, बिल्कुल मत लाओ। मुझे प्रॉपरली शांति समझाने मजे आएंगे उसको, ऐसे नहीं आएंगे। इसीलिए बस इतना रिवाइज रखना, ये छोटी मोटी बातें ध्यान में रखना। और सबसे मेन बात ये पक्का ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इज टोटली सिमिलर टू किसके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, किसी भी जगह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार हो रही हैं, सेम टू सेम। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है, किसी भी जगह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पार जा रही हैं। लेंज लॉ के बारे में कोई भी डिस्कशन दिमाग में रखना ही मत, जो बताया बस उस बात को घर तक सोचते हुए जाना कि करंट कैसे बनता है। जनरेटर वगैरह घूमने से किसी बदलाव निकल के आता है, जितना तेज घूमेगा उतना ही ज्यादा क्यों बनता है, ये सारी बातें सोचें। बाकी दिमाग में कुछ मत डालो, लेंथ ही जाएगा। चैप्टर इजी इतना नहीं जाएगा जितना 5 में चला गया, टाइम लगता करने में। ठीक है, कल करेंगे।